हमने देखा कि हिंदी में ही सब कुछ है। हिंदी में सगुण निर्गुण, और सगुण निर्गुण में अंतर क्या है, अंत में दोनों एक कैसे हैं। केवल एक रामचरितमानस ही अगर ले ली जाए तो उसी में पूरा ज्ञान हो जाता है, ज्ञान का भंडार हो जाता है। सभी सम्माननीय अग्रजनों और प्यारे अनुजों, आज मैं अभिजीत शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल इनर वॉइस में। मित्रों, आज हमारे साथ हैं श्री देवी प्रसाद शुक्ला जी। आज बातचीत के इस क्रम में उनके जीवन संस्मरण को करीब से जानिए। उम्मीद है आपको यह नवाचार पसंद आएगा। उत्साहवर्धन हेतु वीडियो को अवश्य लाइक करिएगा और नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस बातचीत के क्रम का सबसे अच्छा भाग कौन सा लगा। तो आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हमारे साथ हैं श्री देवी प्रसाद शुक्ला जी। नमस्ते। नमस्ते। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, एक नई चीज़ देख रहे हैं। हमने भी कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कोई इंटरव्यू शूट करेंगे या मतलब कभी भी ऐसा कुछ काम करेंगे, पर हाल ही में मतलब अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए या आम जनता की बात को लोगों को पहुंचाने के लिए हमने सोचा कि एक आम जनता क्या सोचती है या उनकी क्या राय है, उनकी जीवन बेला कैसे बीती, इसके लिए उनका इंटरव्यू शूट करते हैं। तो आपको कैसा लग रहा है? हमने तो इंटरव्यू नौकरी के संबंध में दिया, बहुत तो नहीं दिया लेकिन 2-3 दिया था, लेकिन आज ये इंटरव्यू तो हमको विशिष्ट लग रहा। वो इंटरव्यू जो आपने दिया था वो मतलब अपने आप को एक प्रेजेंट करने का माध्यम था। आज आपको बहुत ही साधारण शब्दों में बात अपनी बतानी है। मैं इसको भी वही समझ रहा हूँ कि प्रेजेंट करना है अपने को। अच्छा, आपने कभी सोचा था कि कभी आपको इंटरव्यू देना होगा? अब हम सोचते थे, अब तो इंटरव्यू हमारे सब खत्म हो चुके हैं, अब बस भगवान के सामने इंटरव्यू है। अरे अभी ऐसा कोई खास बात नहीं है। अच्छा देवी प्रसाद जी, बताइए कि आपका जन्म कब हुआ? हमारा संवत 2001 में अंग्रेज उसमें लिखा तो स्कूल में था 26 फरवरी सन 1945। हाँ, जन्म के समय के बारे में बताइए देवी प्रसाद जी। जब आपका जन्म हुआ, जब मतलब आप देखे, कैसा परिवेश था? गांव में जन्म हुआ था, शहर कभी सुना ही नहीं था, न जानते थे कि शहर कैसा होता है। हमारे बाप वहीं रहते थे, हम अपने बाप को बाप ही कहते थे, इसलिए बार बार बाप ही कह संबोधन करेंगे। पिताजी, घर में कौन कौन रहता था आपके? उस समय हमारी दादी थी और तब बाबा भी थे, रिटायर हो गए थे, मास्टर थे, जिला परिषद वाले स्कूल में रिटायर हो गए थे, और बहुत थोड़ा मिला था, 150-200 रुपया फंड मिला था, और कुछ वो वही दे करके वो करते थे, किसी तरह का काम चलाते थे। खेती घर में थी नहीं, ये एक बहुत बड़ी कमी थी। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो दादी, बाबा, पिताजी, माताजी आपकी, हाँ, और आपके बड़े भाई, छोटे भाई? हाँ, नहीं, छोटे भाई तब नहीं थे जब आप, हाँ, जब हम वो गांव में रहते थे तो भाई नहीं थे। अच्छा, आपके 4 भाई बहन का क्रम किस प्रकार है? सबसे बड़े वाले भाई आपके श्री भगवती प्रसाद शुक्ला, फिर आप देवी प्रसाद शुक्ला, बीच में 2 और हुए। अच्छा, बीच में 2 ये और हुए, एक सबसे पहले हुआ तो मर गया, और उसके बाद हमारे बड़े भाई के बाद एक हुआ हमसे बड़ा। अच्छा, वो भी मर गया। कोई बीमारी फैली हुई थी? नहीं, ऐसे ही गांव में कोई साधारण बीमारी भी हुई, दवा कोई थी नहीं। वही गांव से एक ठाकुर साहब थे, प्रभकर सिंह, उनके यहाँ से आती थी दवा, और वो फ़ायदा किए तो कर गई, न कि ये इधर वो काबिल थे। हाँ। तो जो आज आप 4 भाई बहन हैं, इसमें क्रम सबसे बड़े आपके भाई हैं, फिर आप हैं, फिर आपके छोटे भाई? नहीं,
छोटे भाई का। फिर आज नहीं है मगर हाँ, क्रम में वो नहीं थे। अच्छा, फिर बहन है हमारी, अच्छा, शिवकुमारी, फिर छोटे वाले भाई, फिर छोटे भाई। सब अभाव में पैदा हुए थे, सब अभाव। उस अभाव को सबसे ज़्यादा हमने ही देखा संयोग से। और हमारे भाई यद्यप सहायक साधन सबके लिए एक जैसे थे, लेकिन भाई हमारे जो है वो बाबा के साथ रहते थे। अच्छा, उस समय का मतलब परिवेश किस प्रकार का था? जैसे आज हम लोग कहते हैं भाई सघन सघन घर आसपास बने हुए हैं, देखते हैं शहर का परिवेश कुछ इस प्रकार का है कि लोग एक दूसरे को जानते ही ना हो शायद। तब के परिवेश के बारे में बताइए कुछ अपनी। जब कि गांव में सब घर मिले जुले रहते थे, लेकिन संयोग से ऐसा कुछ था कि हमारे घर के उत्तर में एक बहुत विशाल मंदिर बना था। राम जानकी का मंदिर भी था और उसमें शिव जी का भी था, अलग अलग थे मिले हुए जी। और पूरब में एक धनाढ़ थे धनवान राम दुलारे मिश्र, वो और पीछे वो थे एक लेडी मजिस्ट्रेट तो थे। चांदी की बड़ी तस्सरी थी, अगर कोई आता था मेहमान टाइप का तो बड़ी तस्सरी, और उसमें पान, एक छोटा सा पान रख करके और हमारे भाई को बुलाते थे कि लल्लू आओ और देखो पान दो, तो वो पान खिलाते थे। गाँवों में हमेशा अभाव रहा। हाँ, गाँव में हमेशा अभाव रहा। तब बाराबंकी की स्थिति कैसी थी? आज शहर है। बाराबंकी तो हम जानते ही नहीं थे, हम तो वहीं गांव में ही रहते थे। बाजार हफ्ते में 2 दिन लगती थी, शनिचर और मंगल, वही हमारे लिए सब कुछ था। वहीं में जो बिकने आता था, जो वो हमारे लिए बहुत बड़ा शहर और बाजार चाहे जो को समझो। मेला लगते थे? मेला थे, हाँ। मेला हमने सबसे पहले महादेवा का मेला देखा, जो हमारे गांव से बहुत दूर नहीं था, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर रहा होगा। जाने कोई साधन नहीं था, पैदल जाते थे, ज़्यादातर अपने बाप के साथ जाते थे, और नहीं तो कभी कभी चाचा भी ले जाते थे। अच्छा, संयुक्त परिवार था। लखनऊ कभी गए थे? लखनऊ तो हम आज तक की नहीं गए अच्छी तरह से। कोई काम दवा ववा करने के लिए गए तो अस्पताल तक ही सीमित रह गए। अभी अब हमको जानने के लिए कहीं जा जाए तो हम ढूंढ नहीं पाएंगे। अपने पढ़ाई के बारे में बताइए कि कब पढ़ाई शुरू हुई? पढ़ाई, हाँ, पढ़ाई तो हमारे गांव में स्कूल था, जो आज भी हमारे मन में बड़ा आदर्श रूप है। और कक्षा 5 तक की, 1 से 5 तक की बड़ी अच्छी पढ़ाई हुई। हमारे बाबा नाम लिखाने ले गए थे, उन दिनों नाम लिखाने ले जाते थे तो बतासा बांटे जाते थे सब लड़कों को, तो बतासा बंटवाया। फिर वहाँ से आपने कहाँ तक पढ़ाई की? 5वीं तक की हमारी अच्छी तरह पढ़ाई हुई, और 5वीं के बाद हमारी पढ़ाई बिल्कुल ख़त्म हो गई, ठप पड़ गई, ख़त्म ही समझो कहना चाहिए हो गई। उसके बाद वो भी कारण गरीबी थी मुझे करके। बाप हमारे यहाँ रहते थे, बड़े भाई की भी से यहाँ 6ठे में नाम लिखा दिया था, और राजेश्वरी पाठशाला में पढ़ने जाते थे, और हम वही गांव में रहते थे अम्मा के साथ, और जा करके वहीं से अनाज खरीद लाते थे। चांदी के रुपया थोड़े से रखे थे, और उसी में 1 रुपया बेच करके, एक मखदूम हलवाई थे, मखदूम हलवाई खरीदते थे, 1 रुपया 1.25 रुपया में 5 रुपया ले करके जाते थे, 4 रुपया ले करके जाते थे, वो 5 रुपया देते थे, 5 रुपया का नोट दे देते थे, और वही ले करके आते थे। और उस तब के देव प्रसाद जी 5 रुपये आज के कितने रुपए के बराबर होंगे करीब? हाँ, 5 रुपया 100 रुपया समझ लो। अच्छा अच्छा अच्छा। अब 100 रुपये हम सोच सकते हो कैसे खर्चा चला सकती थी 1 महीना। हाँ हाँ हाँ। फिर आपकी आगे की पढ़ाई 5 के बाद जैसे आपने बताया ठप पड़ गई, आगे की पढ़ाई कैसे शुरू हुई? फिर क्या हुआ? 6ठे में हमने कहीं नहीं पढ़ा, ज़्यादातर मामा के यहाँ रहे। मामा का आपके बड़े योगदान रहा? मामा के योगदान रहा है। मामा हमारे बाप पहले शुगर मिल बुढ़वल में नौकरी करते थे, जो सीजनल नौकरी 4 महीना चलती थी, जिसमें कुछ होता नहीं था, और उसके बाद वही गरीबी वो झेलते थे। उनके अंदर एक कमी थी हमारे बाप के अंदर, हमारे बाप अफीम खाते थे, और वही तब जब इम्तिहान होने आया
तो कहीं हम कहा अब हम गांव जाएंगे। तो मामा कहे क्या करोगे जाया करके, तुमको यहीं इटोरे से इम्तिहान दिला देंगे। और इटोरा से हमने 5वां पास कर लिया। अफीम खाने की बात कही कि क्या उस समय बहुत लोग अफीम खाते थे? हमारे गांव में खास करके, जबकि विशेषता ये है कि बोई नहीं जाती थी। हाँ, बोई नहीं जाती, लेकिन खाते ज़्यादा थे। और जिससे घर की स्थितियाँ और ख़राब हो गई। और ख़राब हो गई और हमेशा रहीं, उनके मरने तक की रहीं। फिर आगे की पढ़ाई कैसे? हाई स्कूल, इंटर? तो हाई स्कूल इंटर के बारे में सोचते ही नहीं थे। और यहाँ आकर के मन में तो ये चल रहा होगा कि किसी प्रकार जीवन बेला चल निकले। हाँ, और बस हम यहाँ आए और हम तो चाहते थे संस्कृत पाठशाला में हमारा नाम लिखा दिया जाए। और संस्कृत पाठशाला में कोई ना कोई मारपीट होती है न कुछ, थोड़ी देर बैठो, जब मन हो चले जाओ। और बहुत अच्छा था, लेकिन हमारे भाई ने इसको नहीं माना। उन्होंने कहा नहीं, तुमको सिटी कॉलेज में नाम लिखवाएंगे तुम्हारा। और एलपी साहब उनको पढ़ाते थे, 9th में हो थे उस समय, तो 9th में थे। तो फिर अच्छा लिखाएंगे। फिर 8वें में वहाँ से राजेश्वरी पाठशाला में नाम लिखाना हुआ हमारा 7वें दर्जा में। इसी प्रकार पढ़ाई आपकी धीरे धीरे चलती गई और आप? नहीं, अब हम झेलते रहे। अब हम अंग्रेजी तो बिल्कुल आती ही नहीं थी, ABCD भी नहीं आती थी, और 7वें दर्जे का नाम था। तो नाम लिखाने, नाम वो लिखते नहीं थे, बहाने बनाए करके और सब मुआयना करो और सब कह के बहकाए छोड़ देते थे। तो हम सोचते थे पढ़ाई अब हम छोड़ देंगे, बिल्कुल ठान लिया था। घर से अम्मा की दवाई लेने के बहाने अस्पताल जाते थे और दिन बिता देते थे वहीं, और जिसमें स्कूल न जाना पड़े। बहुत दिन बीत गए। तो एक फिर दिखाने के लिए जब गए तो एक शमशेर बहादुर सिंह हमारे गांव ठाकुर थे, जमींदार थे, असरदार थे तो जिला परिषद के खाली क्लर्क ही, लेकिन उनका असर डिप्टी उनसे ज़्यादा था। अच्छा देवशाह जी, ठीक है आपकी पढ़ाई चली, मतलब साधारण तरीके से जैसे भी चली। आप बहुत सारे पेशे हो सकते थे, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं देश आज़ाद हुआ था, नई नई नौकरियां या नए नए विभाग खुल रहे थे। पहले थोड़ी बात और रह गई हमारी है। 8वें दर्जे में तो हम आ गए किसी तरीके से सिफारसन, और 8वें दर्जे में पहले तो हम कमज़ोर बहुत थे, लेकिन धीरे धीरे हमको गणित आने लगी 8वें से ही। और 8वें में हम गणित तेज हो गए। अब और जिनको बहुत मानते थे, बहुत प्रिय थे हेडमास्टर शिव प्रसाद के, वो उनसे ज़्यादा जल्दी लगा लें सवाल। जो सवाल दिया जाए उसको हम लगा लें। तो कहें तुम कैसे लगा लिए? अरे तुमको किसने बता दिया? कहें नकल वकल कर लिए। हम कहा कहीं नकल करके भी बताया जा सकता है। तो कहें तो शाबाश। फिर अंग्रेजी किसी तरीके से हम 8वां दर्जा पास हो गए। जानो हमने एक नई चीज़ देखी, लेकिन हमको अंग्रेजी नहीं आती थी। तो एक चंद्रिका प्रसाद कौशल थे, कौशल मास्टर हमारे लिए बड़े ही तैसी थे। कहीं तुम दुखी क्यों रहते हो? तो हम कहा दुखी तो इसलिए रहते हैं कि हमको आती अंग्रेजी है नहीं, ABCD। और 8वें में आप देखते हैं कितने बड़े बड़े पाठ हैं, तो हम उसी लिए दुखी रहते हैं। तो कहीं स्कूल जब बंद हो जाए तो तुम आधा घंटा रुका करो, हम तुमको अंग्रेजी पढ़ाएंगे और हम कुछ लेंगे नहीं। तो फिर उन्होंने अंग्रेजी पढ़ाना शुरू किया और अक्षर कर लिखवा दिया, छोटे अक्षर, बड़े अक्षर, इनमें थोड़ी भ्रम होती थी। और उसके बाद फिर ऐसे हमको अंग्रेजी भी आने लगी। आपने, यही हमारा प्रश्न रह गया था कि मतलब इतने पेशे थे, आपने शिक्षक बनने के बारे में ही क्यों सोचा? इसके लिए भी विकास बात है। जब हम पहली बार नौकरी मिलती नहीं थी, जब बड़ी मुश्किल से मिली भी नौकरी, तो दो लेटर मिले हमको। एक तो ग्राम सेवक का और दूसरा ये JTC करने के लिए। तो ग्राम सेवक और उसका जो है, वो दोनों के अपॉइंटमेंट लेटर एक ही जगह थे, फैजाबाद के मसौदा में वो था वो ग्राम सेवक का, और वहीं फैजाबाद शहर में JTC थी। दोनों लोगों को
सबका रहन सहन अलग अलग देखा हमने। संयोग से पहले कहा जाओ ग्राम सेवक वाला देखें, क्योंकि भाई हमारे जोर दिए थे ग्राम सेवक करो। ग्राम सेवक में तनख्वाह जानते हो, ग्राम विकास अधिकारी हो जाएंगे आगे चल कर के, और इनको बहुत रुपया मिलेगा। इसे बहुत इतनी योजनाएं हैं कि जिस योजना में सब रुपया है। और उनके एक दोस्त की आपको खास ज़रूरत भी थी, रुपया खास ज़रूरत भी थी। तो हमने कहा अच्छा चलो देखें तो क्या करते हैं। संयोग वही जुलाई महीना था, खेतों में धान लगाए जाते थे या निराए जाते थे। तो उसको खुरपी लिए, जांघिया पहने, और वही सब ग्राम सेवक जो चुन करके आए थे वो सब खेत वही पानी में भरे, अंडरवियर भीगी हुई, और उसी में बैठे पानी में धान निराते चले जाते थे। और गीत भी गाते थे, कोई देसी गाँव वाला। तो हमने कहा देखो ये अगर खेती करनी होती तो हम गांव में न रहते। ये जब हमारे खेती नहीं थी, यही सबसे बड़ा अभिशाप रहा, खेती हमारे नहीं थी। अगर वही खेती उस समय होती कहीं गांव में 10-5 बीघा होती तो आज कोई कुछ और होते। और उसके बाद फिर वहाँ जेटीसी गया तो जेटीसी में देखा बढ़िया क्रीज, खाकी पैंट और सफ़ेद कमीज, और टाई नहीं याद है, टाई थी नहीं थी बोल रहा हूँ, लेकिन वो वहाँ पर सब लड़के बढ़िया ठाठ से जाते थे। अपन रोलर बोर्ड लिए हुए हाथ में, और एक चाक लिए, और चाक उछालते हुए बढ़िया ठाठ से जा रहे हैं। और अपने कहाँ जाते थे, स्कूल और बोर्डिंग एक ही परिसर में थी। तो अपनी बोर्डिंग में अपने कमरे जा रहे थे। सब तो हमने देखा है बहुत अच्छी चीज़ है, इसकी उसकी कौन तोड़ना। अगर 10 रुपया उसमें कम ही में नौकरी मिलेगी तो क्या हाल होगा। तो फिर तो रहेगी, लोग में इज्जत रहेगी। आप निर्णय नहीं ले पा रहे थे। भाई इधर जोर दिए कि ग्राम सेवकी करो, हमारे मन में वो बस गया था। तो सब कहा, हमारे बाप ने कहा कि चले जाओ बनकुटी चले जाओ। बनकुटी में उस समय स्वामी अभयानंद जी महाराज रहते थे। तो अभयानंद जी महाराज से हमने बताया कि भाई दो साथ आए हैं, किस में ज्वाइन करें। कहीं ने जो तुम्हारी इच्छा हो जिसमें ज्वाइन करो, जो अच्छा हो। तो कहीं समय क्या करना होता है, तो हमने बताना शुरू किया कि ग्राम सेवकी में तो बाल गणना, जनगणना और मुर्गी गणना और मुर्गी पालन, पशु पालन सब पर जोर देना। और यहाँ तक कि कुछ वृक्षारोपण, और वृक्षारोपण में कुछ बाहर से पौधा आए थे जिनको वो बेहया कहते थे। अब तो बेहया जैसे गायब हो गई है, लेकिन वो सब काम करने पड़ते थे। ये सब काम करने पड़ते हैं। तो और रिपोर्ट देनी पड़ती थी। तो हर बार हमने कहा कि ये इतना जो है काम कहाँ कर, वो पूछे कहाँ कर पाओगे। तो हमने कहा कोई करता थोड़े है, सब ऐसे लिख दिया जाता है, लिख करके भेज दिया जाता है, और उसमें जितना झूठा लिख पाओ उतना बढ़िया नाम होता था कि हाँ ये ग्राम सेवक अच्छा है। और कहीं नहीं अच्छा तो हमेशा ज़िंदगी झूठा लिखते रहोगे। फिर हम इसमें आ गए जेटीसी भी बताया, पूछा इसमें क्या होता, तो कहीं नहीं मास्टर बनोगे, और मास्टरी में तुमको झूठ नहीं बोलना है, कोई भी काम गलत नहीं करना है। कहा स्कूल में जो बताएंगे तो आदर से ही बताएंगे, मालूम होगा भगवान दे रहे हैं शिक्षा। और प्रयोग में भी ज़्यादा से ज़्यादा चोरी करेंगे तो स्कूल नहीं जाएंगे 2-4 दिन, और झूठे हाजिरी दे देंगे, बस और कुछ नहीं है। तो कहा कि अच्छा अगर नहीं वो है तो ठीक है। फिर जो तुम्हारी इच्छा में आवे, चाहे रोज़ झूठे लिखो और चाहे सच्चा लिखो। तब दिमाग में बस गया कि अब हम जेटीसी करेंगे, भाई चाहे जितना कहें तो हम आए। आपने मतलब हिंदी विषय चुना, जैसा जान मिलता है, हिंदी विषय ही क्यों चुना? अभी आपने बताया आपकी गणित बहुत अच्छी थी, हिंदी से ऐसा क्या रुझान रहा? थोड़े मतलब अल्प शब्दों में अगर हमको बता सकें। हाँ, तो ये बात है कि हिंदी में वास्तव में आर्थिक दृष्टिकोण से तो गणित ठीक थी। उसमें लोग लड़कों पढ़ाते थे, ट्यूशन करते थे खूब, और पैसा पा जाते थे, जितनी तनख्वाह उतने ट्यूशन मिल जाता था। लेकिन वो उसमें जो है
हिंदी में कुछ नहीं था। हिंदी ना कोई ट्यूशन रखता था, कोई गार्जियन हिंदी पढ़ाने के लिए ट्यूटर नहीं रखता। यही मुख्य बात है कि हिंदी का आपने कैसे सोचा कि हिंदी के हाँ, अध्यापक बने? लेकिन हमने देखा कि हिंदी में ही सब कुछ है। हिंदी में सगुण निर्गुण, और सगुण निर्गुण में अंतर क्या है, अंत में दोनों एक कैसे हैं। केवल एक रामचरितमानस ही अगर ले ली जाए तो उसी में पूरा ज्ञान हो जाता है, ज्ञान का भंडार हो जाता है। तो मैं पढ़ाई की दृष्टि से नहीं, उस समय तक हम खाली इंटरमीडिएट पास थे। रामचरितमानस का अध्ययन आज भी करते हैं? रामचरितमानस का हम अभी पढ़ते हैं, और रात में उसी का वो लीला का जब तक नींद नहीं आ जाती, नींद आने के साधन है, उस लीला को मन में दोहराया करते हैं कि ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर हनुमान जी गए और कूद करके, और कूद लंकनी मिली, और को मिला। दीजिए सब लोग कि अगर जिनको नींद नहीं आती है वो अगर जो भी उनकी मुख्य कथा है वो उसका स्मरण करें तो। खाली इतना ही नहीं, रामचरितमानस का पाठ रोज करते हैं। जब अब तो मंदिर नहीं जा रहे हैं, नहीं पहले कैलाश आश्रम जाते थे, वहाँ भी सब पाठों के बाद। दोस्तों, ये वीडियो हम लोग लॉकडाउन के समय शूट कर रहे हैं, इसलिए देवी प्रसाद जी मंदिर नहीं जा रहे हैं, अन्यथा नित्य प्रति यह मंदिर जाते हैं और आज से नहीं करीब करीब अपने पूरे जीवन काल ईश्वर के प्रति आस्था रखे हैं। बहुत ही सादा जीवन और उच्च विचार वाले व्यक्ति हैं। देवी प्रसाद जी, अपनी बातों को समेटते हुए कुछ एक आध प्रश्न और आपसे पूछेंगे। हाँ। देवी प्रसाद जी, बताइए कि आप रिटायर्ड हो चुके हैं। हाँ। सन 2007 में आप रिटायर हुए। 5 में, 7 में आप रिटायर हुए। 2 साल बढ़ गया था। हाँ, तो मतलब एक रिटायर्ड व्यक्ति के रूप में मतलब आपने क्या सोचा था, या कैसे अपनी जीवन बेला गुजार रहे हैं? कुछ आकांक्षाएं रह गई हों, या रिटायर्ड व्यक्ति? पहले तो हम ये सोच ही नहीं पा रहे हैं कि हम युवा थे, और युवा पहले बालक थे, बालक से युवा कैसे हो गए, किस बीच हो गए, ये नहीं जान पाए। धीरे जान ही नहीं पाए, और न कोई जान पाता है। और उसके बाद युवा से जब बूढ़े होने लगे तब भी वही बात थी। लेकिन आप सोचते थे, मन में बिल्कुल ठाने थे कि अब के ध्यान रखेंगे, देखिए बुढ़ापा कैसे आता है। तो चोर को आने के लिए कोई कमज़ोर जगह ढूंढना चाहिए, तो उसने हमारे घुटने को आश्रय लिया, और घुटने में गठिया बाई हो गई। तब धीरे धीरे अब गठिया बाई ऐसी हो गई कि जो है, जिसकी वजह से हम को लगने लगा कि हाँ बूढ़े हो गए। पहले बेच नहीं लेते थे, फिर बेच लेकर चलने लगे। अब ये भी हम बाद में सोचे कि बेच क्यों लेकर के चलते हैं, बगैर बेच लेकर के चलें, तब देखते हैं कि उसमें आराम मिलता है, और इसमें गिर जाने डर रहता है। तब से हम बेच हमारे लिए स्थायी हो गया, जो कि हमारे भाई ने दिया था हमको। दोस्तों, ये सब जाने होंगे आप कि मतलब क्रमशः किस प्रकार जब आश्रय अपना मतलब दूसरी चीज़ों पे जाने लगता है, बीमारियां घेर लेती हैं, यही बुढ़ापे के मुख्य कारण बन जाते हैं। आपके शुगर भी है, हार्ट की भी बीमारी है, नित्य प्रति दवा खाते होंगे, तो कुछ अब दिन कैसे गुजारते हैं देवी प्रसाद जी? मतलब रिटायर हो गए हैं, अब क्या करते हैं? अब दवाई का तो क्रम बन गया है हमारे, और जहाँ हमारा इलाज हुआ लोहिया संस्थान में, वो भगवान की दया से ऐसे डॉक्टर वहाँ मिले, वहाँ होते ही हैं DM डिग्री धारक डॉक्टर, जिन्होंने दवाई जो हमारे लिए चूज कर दिया था आज से लगभग 2-3 वर्ष हो चुके हैं। अच्छा, तब से जो दवा प्रिस्क्राइब कर दिया था वो आज भी बदलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमारे को बिल्कुल सूट कर गई, और वो आज भी खाते हैं हम। देवी प्रसाद जी, अपने परिवार के बारे में कुछ थोड़ा सा आप बातें समेट रहे हैं। अब उसके बाद परिवार के बारे में क्या बताएं? परिवार के बारे में यहाँ आए, रहने एक पत्नी थी हमारी, वो मर गई 4 साल पहले, और उनसे कोई इतना लगाव नहीं था हमको कि उनके मरने की वजह से इतना दुखी हुए हों। लेकिन ज्यों-ज्यों बुढ़ापा आता जाता है, त्यों तो ये महसूस होता है कि वो अगर होती तो ये बात हमारी ज़रूर ध्यान रखती, ये बात ज़रूर ध्यान रखती। और खाने पीने में जैसे हमने कोई चीज़ कह दिया कि आज हम ये खाना चाहते हैं, लेकिन सोचते हैं कि शायद पत्नी होती तो उस पर बहुत ध्यान देती। और बस लड़कों के बारे में देवी प्रसाद जी, 2 लड़के हैं? 2 लड़के हैं,
दोनों लड़कों में बड़े हैं मनोज कुमार शुक्ल और छोटे हैं पंकज। अब वो प्राइवेट दोनों नौकरी करते हैं। उन्होंने उससे किया था क्या मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया था। आप बात समेटते हुए क्या कहना चाहेंगे देव प्रसाद जी? मतलब आप हमारे प्रति थोड़ा आशीर्वाद देते हुए कुछ चंद शब्द कहिए और अपनी बात ख़त्म करिए। हाँ, तो आशीर्वाद दिया नहीं जाता, आशीर्वाद तो अपने आप ही निकलता रहता है। वो अगर इस प्रकार हम डांटते भी हों किसी बात के लिए, तब भी उसके पीछे आशीर्वाद ही छिपा रहता है। कोई बात तुम विरोध करते हो तो विरोध करने में भी हमको वही लगता है कि और नहीं, ये बात अच्छी ही है। और हमेशा प्रतीक्षा करते रहते हैं कि तुमको जल्दी नौकरी मिल जाए। हम वो रोज़ अखबार देखते हैं, जहाँ से इसको बारे में आता है, तो हम हो सकता है इसी में हो। प्रसाद जी, आपका आशीर्वाद रहा तो हमारी भी इच्छा है कि मतलब हम नौकरी पा जाएं और फटाफट एक गाड़ी लेके आपको बनारस और अयोध्या दर्शन करा दें, ये हमारी इच्छा है। चलिए ठीक है देव प्रसाद जी, आप बहुत अच्छा लगा बात करते हुए। धन्यवाद। धन्यवाद।